नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत विकास और खुशी की। ये एक ऐसा विषय है, मुझे लगता है, जिससे हर कोई कभी ना कभी जूझता है। बिल्कुल। कभी फोकस नहीं बनता, कभी वो मोटिवेशन, वो जोश नहीं मिलता। हाँ, और फिर हम ढूंढते हैं तरीके, खुद को बेहतर बनाने के रास्ते। हमारे पास आज काफ़ी कुछ है देखने के लिए। सेल्फ हेल्प किताबों पर कुछ राय हैं, एक जाने माने लेखक के खुशी पर अपने विचार हैं, कुछ किताबों के ज़रूरी पॉइंट्स। और हाँ, एक खास किताब भी है जिस पर काफी चर्चा और कह सकते हैं बहस भी हुई है। सही कहा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से काम की बातें निकालें। मतलब एक सार्थक जिंदगी कैसे जिएं, दुख, नाकामी, इनका सामना कैसे करें, और ये खुशी आखिर है क्या भला। हाँ, इसमें वो पॉपुलर सलाह भी देखेंगे और उस पर जो सवाल उठाए जाते हैं वो भी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब भी थोड़ी प्रेरणा कम लगती है या फोकस बिगड़ता है, लोग सेल्फ हेल्प किताबों की तरफ भागते हैं। ये बहुत आम है, नहीं? हाँ, बिल्कुल आम है। और किताबें हैं भी इतनी सारी मार्केट में। मैंने ये पढ़ा था, एक समीक्षक ने तो करीब 100 किताबें पढ़ डाली। 100। सोचिए। पर अक्सर नतीजा क्या होता है? थोड़ी निराशा। वही तो। क्यों होता है ऐसा? शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। जैसा किसी ने कहा भी, बिना कोशिश के, बिना रोज की प्रैक्टिस के वो ज्ञान बस किताब में ही रह जाता है। हम्म। उन रणनीतियों को असल जिंदगी में उतारना पड़ता है, रोज आदत बनानी पड़ती है। मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से बदलाव नहीं आता? बिल्कुल नहीं, एक्शन लेना पड़ता है। ये बात तो है। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी लेखक का लिखने का अंदाज या कहानी कहने का तरीका, वो शायद हमें सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने से ज्यादा मोटिवेट कर सकता है। हो सकता है कनेक्शन बन जाता है शायद। खैर, चलिए अब उस बड़े सवाल पर आते हैं। खुशी, हैप्पीनेस, ये है क्या चीज आखिर? उफ, ये तो मिलियन डॉलर सवाल है। हाँ। इसे समझने के लिए ना शायद दो बिल्कुल अलग तरह की कहानियां मदद कर सकती हैं। अच्छा, कौन सी? एक तरफ है बिली हैरल। इन्होंने लॉटरी में बहुत पैसा जीता, लाखों। अरे वाह, फिर तो बहुत खुश हुए होंगे। लगता तो यही है, पर कुछ ही साल बाद वो इतने दुखी थे कि उन्होंने अपनी जान ले ली। और उन्होंने कहा भी था कि लॉटरी जीतना उनके साथ हुई सबसे बुरी चीज थी। क्या बात कर रही हैं, इतना पैसा जीतने के बाद? हाँ, और दूसरी तरफ है क्रिस्टोफर रीव। सुपरमैन। जी, उनका वो भयानक घुड़सवारी वाला हादसा हुआ। हाँ हाँ, जिसके बाद वो पैरालाइज हो गए थे। पूरा शरीर लकवाग्रस्त, हिलना डुलना, यहाँ तक के खुद सांस लेना भी मुश्किल। बहुत दुखद। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि इस हादसे ने उन्हें जिंदगी की असली कीमत सिखाई और वो खुद को भाग्यशाली मानते थे। कमाल है, बिल्कुल उल्टी कहानी है ना? तो इन कहानियों से और काफी मनोवैज्ञानिक रिसर्च से भी एक अजीब सी बात पता चलती है। क्या? कि हम इंसान अपनी भविष्य की भावनाओं का अंदाजा लगाने में बहुत कच्चे हैं। भयानक भविष्यवक्ता हैं हम। मतलब हमें लगता है कि लॉटरी जीतने से हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। और हमें डर लगता है कि कोई बुरी घटना हमें हमेशा के लिए दुखी कर देगी, पर अक्सर ऐसा भी नहीं होता। इसे कुछ कहते हैं शायद, कोई टर्म है इसके लिए? हाँ, इसे कहते हैं अफेक्टिव फोरकास्टिंग। हम कैसा महसूस करेंगे, इसका पूर्वानुमान लगाने की हमारी क्षमता। और ये क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। हम पाने की खुशी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं, और खोने के दर्द को भी। और मजे की बात, हमें ठीक से याद भी नहीं रहता कि हम अतीत में असल में कितने खुश या दुखी थे। बाप रे। तो अगर पैसा, हालात, यहाँ तक कि हमारा अपना अंदाजा भी भरोसेमंद नहीं है, तो फिर खुशी क्या है? क्या ये सिर्फ मजा है, प्लेजर? नहीं, ये एक बहुत बड़ा फर्क है समझने वाला। खुशी और फौरी मजा यानी प्लेजर एक चीज नहीं है। जैसे अच्छा खाना खा लिया, पार्टी कर ली, शॉपिंग कर ली, ये सब अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर ये खुशी ऊपर ऊपर की है, टिकती नहीं। और रिसर्च ये भी दिखाती है कि जो लोग सिर्फ इसी तरह के मजे के पीछे भागते हैं, वो अक्सर ज्यादा बेचैन, ज्यादा अस्थिर पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, प्लेजर जरूरी हो सकता है लाइफ में, थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करने के लिए, पर खुशी का मतलब सिर्फ प्लेजर नहीं है। खुशी इससे कहीं गहरी, कहीं ज्यादा स्थिर चीज है। तो फिर क्या है? क्या हमें अपनी उम्मीदें कम कर लेनी चाहिए ताकि निराशा ही ना हो? बहुत लोग ये भी कहते हैं। हाँ, ये भी एक आम सलाह है, पर शायद पूरी तरह सही नहीं। क्यों? क्योंकि उम्मीदों का पूरा ना होना या फेल हो जाना ये खुशी का दुश्मन नहीं है, बल्कि कई बार किसी चीज में असफल होना और फिर भी उस अनुभव को स्वीकार करना, उससे कुछ सीखना, ये शायद खुशी का एक जरूरी हिस्सा है। मतलब फेलियर से भी खुशी मिल सकती है? एक तरह से हाँ। उम्मीदें कम करने के बजाय शायद ज्यादा जरूरी है कि हम प्रोसेस को एंजॉय करें, कोशिश को महत्व दें
और अगर फेल हो तो उससे सीखने का मौका समझें। उम्मीदें तो रखनी चाहिए, वो हमें आगे बढ़ाती हैं। ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन क्या खुशी का मतलब है कि बस हमेशा पॉजिटिव रहो, हर हाल में मुस्कुराते रहो? आजकल ये भी बहुत सुनने को मिलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ना तो मुमकिन है और ना ही हेल्दी। क्यों नहीं? पॉजिटिव रहना तो अच्छा है ना? पॉजिटिव होना अच्छा है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं को दबाना या नकारना वो ठीक नहीं है। गुस्सा, उदासी, डर, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इन्हें महसूस ना करना अमानवीय है। तो क्या करें नेगेटिव फीलिंग्स का? उन्हें स्वीकार करें, महसूस करें और फिर उन्हें एक हेल्दी तरीके से व्यक्त करें जो आपके मूल्यों से मेल खाता हो। चीजें गलत होंगी, लोग निराश करेंगे, ये स्वाभाविक है, पॉजिटिव कदम है। ये कैसे? क्योंकि जब आप उसे नकारने की कोशिश करते हैं तो आप एक जाल में फंस जाते हैं। आपको बुरा लग रहा है और फिर आपको इस बात पर और बुरा लगता है कि आपको बुरा क्यों लग रहा है। इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल या नकारात्मकता का दुष्चक्र भी कहते हैं। अच्छा, ये तो मैंने महसूस किया है कभी-कभी। हम सब करते हैं। तो नकारात्मकता को स्वीकारना उस दुष्चक्र को तोड़ता है। तो अगर खुशी सिर्फ मजा नहीं है, उम्मीदें कम करना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव रहना नहीं है, तो फिर है क्या? कोई परिभाषा है? शायद खुशी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस काम खत्म। ये शायद जिंदगी जीने का एक तरीका है, अनुभवों का एक नतीजा है, एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं। साइड इफेक्ट? किसका? उन समस्याओं को हल करने का जिनका सामना करने में आपको मजा आता है। मतलब खुशी समस्याओं से बचने में नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को चुनने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया में है, जो आपके लिए मायने रखती हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं। ये दिलचस्प है। खुशी समस्याओं को हल करने में है, उनसे भागने में नहीं। हाँ, शायद सच्ची खुशी इसी में है, उन मुश्किलों को सुलझाने में जिनका सामना करना आपको सार्थक लगता है। ये जो विचार है ना कि खुशी समस्याओं को सुलझाने में, ये मुझे एक बहुत ही पॉपुलर और थोड़ी विवादास्पद किताब की याद दिला रहा है। आप मार्क मैनसन की द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। वो किताब पारंपरिक पॉजिटिव सोचों वाली सलाह को सीधी चुनौती देती है ना? हाँ, उसका मूल विचार ही यही है कि भाई हमारे पास ध्यान देने की, परवाह करने की एक लिमिटेड एनर्जी है। हम हर चीज की, हर किसी की चिंता नहीं पाल सकते। सही बात है। तो हमें समझदारी से चुनना होगा कि कौन सी चीजें वाकई हमारे लिए जरूरी हैं, किनकी हमें सच में परवाह करनी है। और ये चुनाव हमारे अपने अंदरूनी मूल्यों, हमारी वैल्यूज पर आधारित होना चाहिए। लेकिन किताब का नाम सुनकर लगता है जैसे वो कह रही हो कि किसी चीज की परवाह ही मत करो, एकदम उदासीन हो जाओ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उदासीनता या अथर्व होना नहीं है, ये फर्क करना सीखना है। कैसा फर्क? कि कौन सी बातें आपके लिए सच में मायने रखती हैं और कौन सी नहीं, और जो नहीं रखती उनसे मानसिक दूरी बनाना सीखना, ताकि आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा सकें जो वाकई जरूरी हैं। ये एक तरह से गैर जरूरी लड़ाइयों से पीछे हटना है। अच्छा, और ये किताब दुख और तकलीफ के बारे में क्या कहती है? वो इस बात पर बहुत जोर देती है कि दुख, दर्द, तकलीफ ये सब जिंदगी का हिस्सा है। इनसे बचा नहीं जा सकता, ये अनिवार्य है। एक आप कहती है कि हमें अपनी सीमाओं को मानना सीखना चाहिए, अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और जिंदगी की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें वो एक डिसअपॉइंटमेंट पांडा का जिक्र था शायद। हाँ, वो एक मजेदार लेकिन गहरा कॉन्सेप्ट है। एक काल्पनिक पांडा जो आकर आपको कड़वी लेकिन जरूरी बातें बताता है। जैसे कि आप उतने खास नहीं है जितना आप सोचते हैं, या आपकी हर इच्छा पूरी नहीं होगी। ये सुनने में तो बड़ा डिमोटिवेटिंग लगता है। हाँ, पहली बार में लग सकता है, लेकिन किताब का तर्क है कि इन सच्चाइयों को स्वीकार करने से ही एक तरह की आजादी और शांति मिलती है। आप झूठी उम्मीदों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। ये कुछ बौद्ध दर्शन जैसा नहीं है? दुख जीवन का सत्य है, उसे स्वीकार करो। हाँ, काफी समानताएं हैं। दुख को जीवन का अभिन्न अंग मानना और उसे स्वीकार करने में ही शांति ढूंढना। बिल्कुल, और ये फिर उसी बात से जुड़ जाता है कि खुशी अपने आप में कोई मंजिल नहीं, बल्कि सार्थक अनुभवों का नतीजा है, शायद सार्थक मुश्किलों को हल करने का। बिल्कुल। और किताब एक और दिलचस्प बात उठाती है। क्या? वो है असाधारण या एक्सेप्शनल होने का दबाव। आज के जमाने में खासकर सोशल मीडिया की वजह से हम सब पर एक प्रेशर है कि हमें कुछ खास, कुछ अलग, कुछ बड़ा करना है। हाँ, ये तो बहुत है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। एग्जैक्टली। और ये दबाव हमें औसत होने पर भी बुरा महसूस कराता है, जबकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ज्यादातर चीजों में
औसत ही होते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब औसत होना ठीक है। बिल्कुल ठीक है। किताब कहती है कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप दुनिया में सबसे अच्छे हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, उन चीजों में जो आपने अपने लिए चुनी है। और ये जो सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की इतनी बातें होती हैं, खुद के बारे में अच्छा महसूस करना, किताब इस पे भी सवाल उठाती है। वो कहती है कि सिर्फ अच्छा महसूस करना या ऊंचा आत्मसम्मान रखना ये सफलता या खुशी की गारंटी नहीं है। कई बार ये हमें अपनी कमियों को देखने से रोकता है। तो फिर सच्ची संतुष्टि कहाँ से आती है? शायद चुनौतियों का सामना करने से, अपनी कमजोरियों को जानने और उन्हें स्वीकार करने से, मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ते रहने से, न कि सिर्फ शीशे में देखकर ये सोचने से कि मैं कितना बढ़िया हूँ। आपने शुरू में मूल्यों यानी वैल्यूज की बात की थी। किताब में इसका क्या महत्व बताया गया है? बहुत ज्यादा। हमारे मूल्य ही तय करते हैं कि हम किन चीजों की परवाह करते हैं, किन चीजों के लिए दुख उठाने को तैयार हैं और हमारे अनुभव हमें कैसा महसूस कराते हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, किताब में एक कहानी है हीरो ओनोडा की। वो एक जापानी सैनिक थे जो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी सालों तक फिलीपींस के जंगलों में लड़ते रहे, क्योंकि उन्हें युद्ध खत्म होने का पता नहीं चला और वो अपने देश और कर्तव्य के प्रति निष्ठा के मूल्य पर टिके रहे। अपने मूल्यों के लिए भयानक कष्ट सहे, लेकिन जब वो सालों बाद बाहर आए तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस चीज के लिए वो लड़े, शायद उसका मतलब ही बदल गया था। ये दिखाता है कि मूल्य कितने जरूरी हैं और उनका संदर्भ कितना मायने रखता है। बिल्कुल। और ये भी कि हम सफलता या असफलता को मापते कैसे हैं, ये भी हमारे मूल्यों पर ही निर्भर करता है। इसका भी कोई उदाहरण? किताब में मेटालिका बैंड से निकाले गए गिटारिस्ट डेव मस्टीन का जिक्र है। उन्होंने बाद में अपना बेहद सफल बैंड बनाया मेगाडेथ। लाखों रिकॉर्ड बेचे, दुनिया भर में शो किए। हाँ, मेगाडेथ तो बहुत बड़ा बैंड है। लेकिन वो अंदर से हमेशा खुद को असफल महसूस करते रहे। क्यों? क्योंकि उनका पैमाना था मेटालिका जितनी सफलता पाना। ओहो। और दूसरी तरफ बीटल से निकाले गए ड्रमर पीट बेस्ट, उन्होंने संगीत छोड़ दिया, एक साधारण पारिवारिक जीवन चुना और उसमें खुश रहे। अब कौन ज्यादा सफल है? ये तो देखने वाले के नजरिए पर है, उनके मूल्यों पर है। सही कहा। तो किताब अच्छे और बुरे मूल्यों में भी फर्क करती है। वो क्या है? अच्छे मूल्य वो हैं जो सच्चाई पर आधारित हों, समाज के लिए अच्छे हों और कुछ हद तक हमारे काबू में हों, जैसे ईमानदारी, कुछ नया सीखना, दूसरों की इज्जत करना। और बुरे मूल्य? बुरे मूल्य अक्सर वहम पर आधारित होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे काबू से बाहर होते हैं, जैसे हर कीमत पर पॉपुलर होना, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना या सिर्फ पैसे या शोहरत के पीछे भागना। समझ गया। तो ये किताब काफी गहरी बातें करती है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, ये विवादास्पद भी है, इसकी आलोचना भी हुई है। हाँ, बहुत हुई है। जितनी ये पॉपुलर हुई उतनी ही इस पर बहस भी छिड़ी। ऑनलाइन अगर आप देखें तो काफी आलोचना मिलेगी। किस तरह की आलोचना? कई तरह की। एक आम आलोचना ये है कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये बस पुराने दर्शन जैसे स्टोइसिज्म या बौद्ध धर्म के विचारों को ही दोहराती है। जैसे बाहरी चीजों के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना, दुख को स्वीकारना वगैरह। आलोचक कहते हैं कि ये सब बातें पहले से मौजूद हैं, बस इस किताब ने उन्हें एक नए, शायद थोड़े भड़कीले अंदाज में पेश किया है, बिना उनकी गहराई में जाए। अच्छा, और अंदाज की भी आलोचना होती है? हाँ, कुछ लोगों को लेखक का टोन पसंद नहीं आता। उन्हें वो थोड़ा अक्खड़, अहंकारी या जिसे कहते हैं ब्रो जैसा लगता है, मतलब खासकर पुरुषों को टारगेट करता हुआ। और क्या दिक्कतें हैं लोगों को? कुछ कहते हैं कि ये जरूरत से ज्यादा सरल है, जैसे किसी ब्लॉग पोस्ट को खींचकर किताब बना दिया हो। फिर एक आलोचना ये भी है कि ये ज्यादातर किस्सों और कहानियों पर टिकी है, इसमें रिसर्च या सबूतों का हवाला कम है। और कुछ गंभीर आपत्तियां भी हैं शायद? हाँ, कुछ और भी हैं। जैसे कुछ लोग लेखक की अपनी पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि लेखक खुद एक प्रिविलेज्ड पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनकी सलाह शायद हर किसी पर, खासकर मुश्किल हालात वालों पर, लागू ना होती हो। ये भी एक पॉइंट है। फिर कुछ का मानना है कि ये किताब उत्पीड़न या मुश्किल हालात झेल रहे लोगों के प्रति असंवेदनशील हो सकती है। कहीं कहीं इसमें स्त्री द्वेष की झलक भी देखी गई है, ऐसा कुछ आलोचकों का कहना है। और एक आलोचना ये भी है कि ये बहुत ज्यादा व्यक्तिवाद, मतलब सिर्फ मैं और मेरी परवाह पर केंद्रित है,
और समाज, समुदाय या दूसरों की मदद करने के महत्व को नजरअंदाज करती है। बाप रे, ये तो काफी सारी आलोचना है, लेकिन फिर भी ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्या इसके बचाव में भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, इन आलोचनाओं के बावजूद सच ये है कि इस किताब ने बहुत से लोगों की मदद की है, खासकर युवा लोग या वो जो जिंदगी में थोड़ा खोया हुआ, कंफ्यूज महसूस कर रहे थे, उन्हें इससे एक दिशा मिली, एक नया नजरिया मिला। तो ये कुछ लोगों के लिए काम करती है। हाँ, कुछ लोग इसे स्टोइसिज्म जैसे गहरे दर्शनों को समझने के लिए एक एंट्री पॉइंट, एक दरवाजा मानते हैं, आसान भाषा में मुश्किल बातें समझने का मौका। शायद ये इस पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाला कहाँ है अपनी लाइफ में। और एक बात और, शायद ये आजकल की उस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाली सलाह से तो बेहतर है। हाँ, ये तर्क भी दिया जाता है कि कम से कम ये आपको दूसरों को दोष देने या दुनिया से लड़ने के बजाय खुद पर ध्यान देने और जिम्मेदारी लेने को कहती है। तो इन सब विचारों, सलाहों, आलोचनाओं के बीच असली खुशी और व्यक्तिगत विकास का रास्ता क्या नजर आता है? कहाँ पहुंचे हम? अगर हम उन सब बातों को देखें जो बार बार उभर कर आ रही हैं, चाहे वो इस किताब से हों या दूसरे मनोवैज्ञानिक शोध से, तो कुछ सिद्धांत तो साफ नजर आते हैं। जैसे ये बात कि हमारी खुशी का लगभग 50% हिस्सा शायद हमारे जेनेटिक्स या स्वभाव पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब आधा तो हमारे हाथ में ही नहीं है। हाँ, शायद आधा, लेकिन बाकी 50% पर हमारा काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है। और वो कैसे? ज्यादा जुड़ी है कि हमें अपनी जिंदगी की दिशा पर कितना कंट्रोल महसूस होता है। ये कंट्रोल की भावना, नियंत्रण का एहसास, जी, इसे कैसे बढ़ाया जाए? इसके कई तरीके सुझाए जाते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, अपने जीवन और अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब ये नहीं कि हर बुरी घटना के लिए आप खुद को दोष दें, नहीं, बल्कि ये मानना कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, ये आपका चुनाव है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके एक्शन, इनकी जिम्मेदारी लेना। ये सुनने में आसान है पर मुश्किल है, बिल्कुल। विलियम जेम्स, जो महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे, उनकी कहानी है। वो गहरे डिप्रेशन में थे और उन्होंने सिर्फ ये फैसला करके कि वो अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं और वो बदल सकते हैं, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता पाया। वाह! जिम्मेदारी का मतलब दोष मरना नहीं है, इसका मतलब है ओनरशिप लेना। और ये आदतें बनाने से भी जुड़ता है शायद, जैसे एटॉमिक हैबिट्स में कहा गया है। हाँ बिल्कुल, आप जो लगातार करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप वही बनते जाते हैं। पहचान आधारित आदतें। ठीक है, जिम्मेदारी लेना। और क्या तरीके हैं कंट्रोल बढ़ाने के? दूसरा है साहस का निर्माण करना। डर सबको लगता है, लेकिन डर के बावजूद वो काम करना जो जरूरी है, जो आपके मूल्यों से मेल खाता है, ये साहस है और ये किया जा सकता है। छोटे कदम लेकर शायद। हाँ, तीसरा तरीका यही है, छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करना। जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, कंट्रोल की भावना बढ़ती है। वो कुछ करो सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है कि प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। एग्जैक्टली, एक्शन लेने से अक्सर प्रेरणा खुद ब खुद आ जाती है। ये उस फिक्स्ड माइंडसेट को भी चुनौती देता है जहां हम सोचते हैं कि हमारी क्षमताएं बस इतनी ही हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ठीक है। और दूसरों की राय का क्या? बाहरी वैलिडेशन। चौथा तरीका यही है, बाहरी सत्यापन पर निर्भरता कम करना। अपनी कीमत अपने अंदरूनी मानकों से तय करना, न कि इस बात से कि कितने लोग आपको लाइक करते हैं या आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं। और पांचवा, खुद से परे एक नजरिया विकसित करना, दूसरों की मदद करना, आभार जताना, गैर जरूरी चीजों का मोह छोड़ना। ये हमें अपनी छोटी मैं की दुनिया से बाहर निकालकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। खुशी अक्सर बाहर देखने से मिलती है, सिर्फ अंदर झांकने से नहीं। और सीमाओं का महत्व, बाउंड्री सेट करना, ना कहना सीखना। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी लेने और अपना फोकस चुनने से जुड़ा है। आप हर चीज को हाँ नहीं कह सकते। जब आप किसी एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में बाकी सब चीजों को ना कह रहे होते हैं। ये तो सही है। तो सोच समझकर हाँ कहना और जहां जरूरी हो ईमानदारी से ना कहना सीखना, ये रिश्तों के लिए भी अच्छा है और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी। ये विश्वास बनाता है। और ये स्टोइसिज्म के उस विचार से भी मिलता है कि जो आपके कंट्रोल में है उस पे ध्यान दो, जो नहीं है उसे जाने दो। बिल्कुल, दूसरों की उम्मीदें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समेटने की कोशिश की है। एक तरफ ये सेल्फ हेल्प की दुनिया है जो कभी आसान जवाब देती लगती है, कभी उलझा देती है।
हाँ, दूसरी तरफ खुशी और विकास की एक ज्यादा जटिल, ज्यादा व्यक्तिगत राह है। हमने एक खास नजरिया सटल आर्ट को समझा, उसकी आलोचनाओं को भी देखा और कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर भी गौर किया जो शायद ज्यादातर जगहों पर काम आते हैं। और जो बात बार बार उभर कर आ रही है वो दिलचस्प है। ज्यादातर गहरे विचार संघर्ष को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि सार्थक संघर्ष को चुनने के बारे में है, अपने मूल्यों को पहचानने और उन पर टिके रहने के बारे में है, अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। बाहरी चमक दमक के बजाय अंदरूनी संतुष्टि। हाँ, और अपनी कमियों, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने के बारे में, वो वल्नरेबिलिटी जिसकी बात ब्रेने ब्राउन करती हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें हम? शायद कोई एक जादू की छड़ी नहीं है। शायद नहीं, शायद खुशी या विकास का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला है ही नहीं। ये शायद इस बारे में है कि हम अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, इसे होशपूर्वक चुनें, मुश्किलों को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करें, उनसे सीखें और लगातार सीखते रहें। हाँ, लगातार सीखते रहें। शायद ये भी सीखते रहें कि जो सलाह आज हमें बहुत काम की लग रही है, हो सकता है कल वो हमें थोड़ी बचकानी लगे, क्योंकि हम खुद बदल गए हैं, विकसित हो गए हैं। तो ये एक सतत यात्रा है, ठीक है। तो आखिर में एक तरफ हमें खींचती हैं वो आसान लगने वाली तरकीबें, लाइफ हैक्स, फौरी समाधान। हाँ, उनका आकर्षण तो होता है। और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत विकास और अर्थ खोजने की वो धीमी, कभी कभी मुश्किल लगने वाली पर शायद ज्यादा सच्ची और टिकाऊ राह। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी विचार ये हो सकता है कि असली कला, वो सटल आर्ट, शायद सिर्फ ये चुनना नहीं है कि किसकी परवाह नहीं करनी है। तो फिर क्या है? शायद असली कला वो समझ, वो विजडम विकसित करना है जिससे हम ये जान सकें कि कोई चीज असल में हमारे लिए क्यों मायने रखती है, दूसरों की राय, समाज के दबाव या ट्रेंड से परे जाकर हमारा अपना क्यों। और ये क्यों बदल भी सकता है। हाँ, और ये समझना कि ये क्यों समय के साथ कैसे बदल सकता है, विकसित हो सकता है। कुछ दर्शन कहते हैं ना कि मृत्यु का बोध, ये एहसास कि जीवन नश्वर है, हमें अक्सर ये साफ देखने में मदद करता है कि वाकई क्या जरूरी है। सही बात है। वो हमें अपनी चुनी हुई राह और मूल्यों की जिम्मेदारी लेने के लिए भी प्रेरित करता है। बिल्कुल। बहुत खूब। ये वाकई एक गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली बातचीत रही। इस विचार विमर्श में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।